प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं और अब तक सभी बच्चों को पता है कि उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है। आपको ये भी पता है कि सीबीएसई ने क्लास 10 का बोर्ड तो कैंसिल कर दिया है, लेकिन क्लास 12 के लिए बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई ने कहा है कि 1 जून के बाद वह स्थिति का फिर से मुआयना करेगी और उसके बाद फैसला करेगी कि 12th का एग्जाम कब से लेना है। ऐसी स्थिति में क्लास 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए रेस्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के इवनिंग शिफ्ट का जो क्लास 12 का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन ए यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जो कुल 16 प्रश्न होते हैं और उनमें आपको किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, यानी कि एक आप छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपने अपना परफॉर्मेंस किस तरह से किया है, इसलिए इन प्रश्नों के सही उत्तर अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और आज जैसे मैंने खंड का यानी कि सेक्शन ए डील किया है, तो इसी तरह से इसके बाद खंड ख ग घ यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, स्रोत वाले प्रश्न और मैप भी आपके लिए सॉल्व करके दूंगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो सके। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर के 15 सवाल। सबसे पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए जिस पत्थर का प्रयोग होता था वह कौन सा है, ये आपको पहचानना है। इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन द स्टोन और स्टोन्स यूज्ड टू मेक बीड्स इज या आर। और आपके ऑप्शंस हैं जैस्पर, स्फटिक, कर्नेलियन, उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि मनके बनाने के लिए जैस्पर का भी प्रयोग होता था, कर्नेलियन का भी प्रयोग होता था, स्फटिक का भी प्रयोग होता था, यानी कि इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अब देखिए, The number of Mahajanpadas mentioned in early Buddhist and Jain text are, तो आपके ऑप्शंस तो हैं 16, 18, 15, 20, लेकिन आपको पता है कि आपने अपने टेक्स्ट बुक में 16 यानी कि 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा है, तो ये इसका सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और प्रश्न है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और बताएं कि यह किस संदर्भ से संबंधित है। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। Sons could claim the resources of their fathers when the later died। तो सवाल यह है कि ये जो प्रश्न है, इसका जो सेंटेंस आपने देखा, ये किस संदर्भ में कही गई है? तो इसका सही उत्तर देखिए, इसका सही उत्तर है पितृवंशिक व्यवस्था के संदर्भ में यह बात कही गई है कि पिता की मृत्यु के बाद उनकी जो भी संपत्ति होती थी वह उनके पुत्रों को मिलता था। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पैतृक संसाधनों पर अधिकार से वंचित रखने के लिए पुत्रियों के साथ अपनाई गई नीति क्या थी? देखिए, हम आपको अच्छी तरह से पता है कि जैसा कि प्रश्न संख्या 3 में भी हमने देखा कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। स्त्रियों को सिर्फ स्त्री धन मिलता था, यानी कि उनके विवाह के समय उनके पिता या उनके रिश्तेदार या उनके मित्र जो भी उनको उपहार देते थे वही स्त्री धन कहलाता था और वही उनका अपना संपत्ति होता था। बाकी पिता की सारी संपत्ति पुत्रों की होती थी। तो
पितृवंशिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पुत्रों को समाज में और परिवार में वरीयता मिलती थी और उनको पुत्रियों की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया गया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क बिल्कुल सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस तरह के सवाल जरूर आते हैं जिसमें यह है कि निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर लिखिए कि स्तूप का चिन्ह क्या दर्शाता है। बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले साल तक जो प्रश्न आता था उसमें ये सवाल होता था कि इसको पहचानिए और इसका नाम लिखिए, लेकिन अब यहाँ पर नाम लिखने वाले बात नहीं है। यहाँ आपको बताना है कि ये किस चीज को दर्शाता है, यानी कि जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है वो क्या है। लुक एट द गिवन इमेज केयरफुली एंड स्टेट व्हाट डज द सिंबल स्टैंड फॉर। ये सिंबल किस चीज के लिए रिप्रेजेंटेशन देता है ये आपको बताना है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है और ये महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दर्शाता है। यानी कि इस चित्र को देख करके आपको ये पता लगता है कि महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को कैसे प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 से पहले ये प्रश्न देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, लेकिन ये सवाल वैसे भी आपको पूछा जा सकता है। और प्रश्न है कि अजंता की गुफाओं के चित्र जिन कथाओं को दिखाते हैं वे कथाएं क्या कहलाती हैं। राम कथा कहलाती हैं या पंचतंत्र की कथा कहलाती हैं या फिर जातक कथाओं को यहां दिखाया गया है या इनमें से कोई भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो सही आंसर तो ये है कि द पेंटिंग्स एट अजंता केव्स डिपिक्ट द स्टोरीज फ्रॉम जातक, यानी कि ग इसका सही आंसर है। अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं यदि आप उनको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जातक की कथाओं को जो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं उनको यहां दर्शाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित कथन को ठीक करके पुनः लिखिए। यानी कि ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये गलत है, इसको आपको सही करना है। बुद्ध और देवताओं की मूर्तियों की पूजा महायान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। The worship of images of the Buddha and deities became an important part of Mahayan Buddhism. इसको सही करना है। तो बच्चों देखो, इसमें ये जो देवताओं शब्द है ये गलत है और इसकी जगह पे आपको क्या लगाना है, बोधिसत्वों। यानी कि बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा महायान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। आप जानते हैं कि बुद्धिज्म में यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों के अलावा किसी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, इसलिए बोधिसत्वों सही उत्तर है यहां पर। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जिसके पास सूफी खानकाहों का नियंत्रण रहता था वह कौन थे, मुर्शीद, मुरीद, शेख या फिर खलीफा। और इसका सही उत्तर है मुर्शीद, यानी कि खानकाहों के जो हेड होते थे उनको मुर्शीद यानी कि गुरु कहा जाता था, इसलिए का इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के अनुयायियों की आपसी बातचीत को जानने और समझने की भाषा कौन सी थी। What was the language of knowing and understanding the mutual conversation of the followers of चिश्ती सिलसिला in दिल्ली। और इसका सही उत्तर है हिंदवी, यानी कि चिश्ती सिलसिले के जो लोग होते थे वो आपस में हिंदवी भाषा में बातचीत किया करते थे। और हिंदवी भाषा की खासियत ये थी कि इसमें हिंदी और उर्दू या अरबी या फारसी दोनों ही भाषाओं के शब्द मिले जुले होते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विरूपाक्ष और विट्ठल देवों में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन विरूपाक्ष एंड विट्ठल डेटीज। ये जो प्रश्न है ये आपका विजयनगर साम्राज्य वाले चैप्टर से ये प्रश्न पूछा गया है आपको, और इसका सही उत्तर ये है कि विरूपाक्ष भगवान शिव और विट्ठल भगवान विष्णु के रूप माने जाते हैं। ये मुख्य डिफरेंस है विरूपाक्ष और विट्ठल देव में। विरूपाक्ष देव
विजयनगर साम्राज्य के कुल देवता हुआ करते थे, जबकि विट्ठल भगवान जिनकी पूजा अधिकतर महाराष्ट्र में हुआ करती थी और वो भगवान विष्णु के रूप माने जाते थे, उनकी भी पूजा वहां हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म चुनिए। ये जो क ख ग घ ये 4 आपको युग्म दिए हुए हैं यानी कि पेयर दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। और आपके ऑप्शंस हैं अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे, हीरिया एक जलाशय था, कमलापुरम एक नहर था और मंडपम राजा के साथ संबंधित था। तो आपका सही ऑप्शन है क, यानी कि अमर नायक सैन्य कमांडर कहलाते थे। बाकी आपको पता है कि हीरिया एक नहर था और कमलपुरम एक जलाशय हुआ करता था, इसलिए आपका सही उत्तर है क, अमर नायक सैन्य कमांडर। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो एक 1 वर्ड क्वेश्चन हो सकता है या 1 लाइनर क्वेश्चन हो सकता है, जिसका उत्तर एक शब्द या एक लाइन में भी हो सकता है, मगर 1 नंबर का ही है ये भी प्रश्न। तो प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा उठाए गए किसी एक महत्वपूर्ण कदम का उल्लेख कीजिए जिसके आधार पर उसके शासन को धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। आपका ध्यान इस वर्ड के ऊपर होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष के ऊपर। मेंशन एनी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय अकबर on whose basis his reign is called secular। तो देखिए कई सारी बातें सम्राट अकबर ने की थी, जिसमें सुलह ए कुल की बात है, जिसमें अभिजात वर्ग भी जो वहां का हुआ करता था उसमें सभी धर्मों के लोग हुआ करते थे। और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को उसने हटा दिया था, या फिर 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए, इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दो उत्तर मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति और 1564 में जजिया कर की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि गांठीदार या मंडल कौन होते थे? हु वर गांठीदार्स और मंडल्स? तो देखिए इसका सही उत्तर है बंगाल में स्पेशली और देश के अन्य भागों में भी जो गांव में धनी किसान होते थे या फिर गांव के जो मुखिया होते थे उनको मंडल भी कहा जाता था, गांठीदार भी कहा जाता था। तो सही उत्तर है इसका धनी किसान या गांव का मुखिया। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो ये इमीडिएट कॉज पूछ रहा है, तात्कालिक कारण पूछ रहा है। आपको पता है कि 1857 ईस्वी के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक कई कारण थे, लेकिन एक तात्कालिक कारण था जिसके कारण से यह विद्रोह हुआ और वह था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। आपको पता है कि सैनिकों के पास एनफील्ड राइफल हुआ करती थी, इसमें एक नया चर्बी वाला कारतूस दिया गया था जिसको दांतों से काटना पड़ता था और इससे हिंदू और मुसलमान सिपाही दोनों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी और इस कारण से दोनों ने इस चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग बंद करना चाहा और यही 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इस तरह का एक प्रश्न जरूर आता है कथन और कारण वाला, जिसमें यह दिया गया है कथन देखिए कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से नमक यात्रा प्रारंभ किया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो अब आपको यह बताना है कि क्या केवल कथन ए सही है यानी कि ये वाला, क्या केवल कारण आर सही है ये वाला, या फिर कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और घ कहता है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। तो देखो बच्चों सही उत्तर तो ये है, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस को अगर आप देखिए तो दोनों सेंटेंस अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। 1930 ईस्वी में 12 मार्च को नमक यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था और लाहौर कांग्रेस का इसलिए महत्व है। तो दोनों सेंटेंस अपने आप में सही हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि इस कथन का ये जो कारण है वो समर्थन नहीं करता है, इसलिए ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में आपका उत्तर ग होगा। और अंतिम प्रश्न देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है महात्मा गांधी ने किस अखबार की शुरुआत की थी?
तो महात्मा गांधी ने जिस अखबार की शुरुआत की थी उसका नाम था यंग इंडिया। तो बहुत सीधा सा उत्तर है और ये आपको चैप्टर नंबर 13 को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ें तो ये प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा। महात्मा गांधी ने जिस अखबार की शुरुआत की थी उसका नाम था यंग इंडिया। और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने डैश पेश किया। तो क्या पेश किया ये आपको बताना है। ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड डैश बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसका सही उत्तर है उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने अपने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो ये इसका सही उत्तर है। तो बच्चों, आज हमने ये 16 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के वो पढ़े। अगले वीडियो में इसी का जो अगला हिस्सा है सेक्शन बी वो लेकर के मैं आऊंगा। तब तक सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।